नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बसंत भाग 2 के दूसरे पाठ दादी माँ को पढ़ने वाले हैं। यह पाठ श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। जैसे कि इस पाठ का शीर्षक बता रहा है कि यह पाठ किसके बारे में है। यह पाठ दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी माँ के बारे में है? लेखक की दादी माँ के बारे में है। तो पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आँखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने पर, बीमार हो जाने पर उनकी दादी ने उनकी खूब सेवा की थी। उन्हें गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे तथा वे गांव में किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति उनकी देखभाल करती थी। उसके भोजन, दवाई व साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद वे ठीक तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी की उन्हें बड़ी याद आती है। A brief introduction for the chapter Dadi Ma. This chapter is about the writer's grandma. When the writer hears the news of the death of his grandma, he feels sad and suddenly all memories of his grandmother come to life in front of his own eyes. He remembers how his grandmother took care of him when he fell sick after having a bath in polluted water. She knew the names of a large variety of medicine of her village, and she would also take care of anyone sick in the village like her own family member. She would also take care of the food, medicine, and cleanliness of that person. The writer says that nowadays, if he falls sick, he gets treatment from doctors and is taken care of by cooks and servants, but he still misses his grandmother a lot. तो बच्चों, आओ इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इन पंक्तियों में लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी कठिनाई पड़ने पर भी उनका मन कभी कभी बेचैन हो जाता है। अनमना मीन्स बेचैन, दुखी सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक की दादी माँ बीमार होती हैं तो उनको छुट्टियों का इंतज़ार रहता है, तो उनके जो शुभचिंतक मित्र हैं वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और वही मित्र उनकी पीठ के पीछे
उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि वह छोटी सी परेशानी से ही घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। अभी लेखक कह रहे हैं कि इन बातों को सोचने से क्या होगा, ठीक है जाने दो इन बातों को। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस मेरी आँखों के सामने मतलब अपने आप ही लेखक की आँखों के सामने किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, दिखाई देती है। और वो छाया किसकी है? उनकी दादी माँ की। और इसका कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ किया हुआ है? शरद ऋतु की शीत किरणों के साथ किया हुआ है। शरद ऋतु में सूर्य की किरणें इतनी गर्म नहीं होती, इसलिए धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। इसलिए लेखक ने अपनी दादी माँ का कंपैरिजन शरद ऋतु की शीत किरणों के साथ किया हुआ है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि हर एक मौसम की अपनी एक खास बात होती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार बच्चों हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीने का नाम है, जिसे हम आश्विन भी कहते हैं। यह बरसात के बाद आता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान, सिवान मीन्स सीमा, खेतों की जो मेढ़ें होती हैं, सीमाएं होती हैं, वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जो बरसात के कारण जो पानी में बहकर आए हुए ये घासें थी, जिनके नाम हमने अभी पढ़े, ये अब उस पानी में सड़ रही हैं और एक विचित्र सी, एक अजीब सी स्मेल छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, क्योंकि अभी बरसात चली गई है, तो रास्तों में जो कीचड़ था वो अब सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव के लड़के मज़ा करने के लिए पास ही के तालाब में नहा रहे हैं, उसमें छलांगे लगाकर कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। इस पैराग्राफ में लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि उन्हें क्वार महीने के दिनों में उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में नहाना बहुत ही अच्छा लगता था। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। आषाढ़ हिंदी मंथ का नाम है और यह कब आता है? यह जुलाई में आता है। तो उस टाइम पे कौन से फ्रूट्स होते हैं? आम और जामुन। वो ना मिले चिंता की बात नहीं।
अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। अगहन मंथ को हम मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। यह कब आता है? यह नवंबर एंड में आता है। उस टाइम पे चिवड़ा और गुड़ मिलते हैं। चिवड़ा मीन्स फ्लैटेंड राइस। वो भी ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। चैत्र महीना मार्च में होता है और इस महीने में आपने पीनट चिक्की तो खाई होगी। आगे लिखते हैं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। उन्हें ये क्वार के महीने के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में नहाना बहुत अच्छा लगता था। अगर वो नहा नहीं पाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था। मेरे मन में यह चाहत थी कि मैं उस पानी में नहाऊं। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 1-2 बार ही तो उस पानी में मैं कूद सका था और उसके बाद वो लेखक क्या हो गए? बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों अच्छी लगती है। मुझे छोटा मोटा बीमार होना अच्छा लगता है, लेखक कहते हैं। थोड़ा सा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार जब लेखक बीमार हुए इस पानी में नहाने के बाद तो जल्दी ठीक नहीं हो पाए और उन्हें ज्वर था तो उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, तो इसलिए वो रजाई पर रजाई ओढ़े हुए थे। मीन्स बहुत सारे क्विल्ट उन्होंने ओढ़े हुए थे। और कब उतरा यह बुखार? 12 बजे के, रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि जब वह बीमार पड़े थे तो उनकी दादी माँ ने उनकी कैसे देखभाल की थी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अगले दिन वो चादर लपेट कर सोए हुए थे। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्ने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। उनका शरीर कैसा था? पतला दुबला था और वो एक प्यार की मूरत थी। उन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उनके बाल जूट की तरह सफ़ेद थे और उन बालों के सिरों से कंटिन्यूस पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही वो आई, उन्होंने आते ही पहले उनका सर और पेट छूकर अनुमान लगाया कि ज्वर है या नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। वो शायद किसी मंदिर वगैरह में गई होंगी, वहाँ से वो विभूति लेके आई थी, तो उन्होंने उसको कहाँ रखा था? अपनी आंचल की गांठ में रखा था। तो उसको खोलकर उन्होंने थोड़ा से उसके मुंह में डाली और थोड़ी सी उसके माथे के ऊपर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती,
कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जब ज्वर आता है, जब फीवर होता है, तो हम हाथ और पैरों को ठंडा रखने के लिए उसे बार बार गीले कपड़े से पोंछते हैं। वो भी ऐसा ही कर रही थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, और सिर के ऊपर उन्होंने दालचीनी का लेप लगाया। दालचीनी का लेप मीन्स सिनेमन पेस्ट उन्होंने उनके सिर के ऊपर लगाया। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक के गांव का नाम गवई है, तो लेखक की दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। तो अगर गांव में कोई भी बीमार पड़ जाता तो वह उनके पास पहुंचकर अपने घर के सदस्य की भांति ही उनकी भी देखभाल करती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप। महामारी मीन्स एपिडेमिक एंड विसूचिका में छूत की बीमारी, कंटेजियस डिजीज, जो छूने से फैलता है। दवा में देरी होती, मिश्रित या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उन्हें सफाई बहुत ही पसंद थी, अगर उन्हें वैसे नहीं मिलता तो वह पागल हो जाती। बुखार तो अब भी मुझे आता है, लेखक अभी कह रहे हैं कि अब भी वो बीमार पड़ते हैं, अभी कौन उनकी देखभाल करता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, तो सर्वेंट जो हैं वो उन्हें पानी दे देते हैं। मेस महाराज में जो खाना बनाने वाला आदमी होता है घर में, उसको महाराज बोला जाता है, वो क्या पका कर देते हैं, खिचड़ी या साबूदाना। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और डॉक्टर आकर उनकी नब्ज़ देख लेते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। अभी लेखक कह रहे हैं कि अभी उन्हें इस तरह बीमार होने का भी जी नहीं करता, क्योंकि अभी उनकी देखभाल करने के लिए उनकी दादी माँ जो नहीं हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे,
तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि जब उनके बड़े भाई की शादी हुई थी तब दादी माँ का उत्साह और खुशी देखने के लायक था। वो दिन भर घर से गायब रहती थी और उन्होंने सारा घर सिर के ऊपर उठा लिया था। मतलब वो ऐसे जता रही थी कि वही सारा काम कर रही थी। वैसे तो सभी को पता था कि दादी माँ काम नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसे जता रही थी कि वही काम कर रही हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन अगर कोई काम करना शुरू करना है तो उनसे पूछकर ही करना पड़ता था। अगर वो समय पर नहीं आती तो वह कार्य देरी से शुरू होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। जब एक दिन लेखक घर लौटे तो उन्होंने देखा, बाहरी निकसार मीन्स एग्ज़िट डोर, जो आपके घर का एग्ज़िट डोर है उसको बाहरी निकसार लिखा है यहाँ पे। तो वहाँ पे खड़े होकर दादी माँ किसी के ऊपर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो उन्होंने आगे जाकर देखा तो कौन था, दुबकी रामी की चाची खड़ी थी और उन्हें वो क्या बोल रही थी, दादी माँ बोल रही थी उन्हें, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। उसका मतलब है कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो मुझे आज वापस कर दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ दादी माँ धन्नो चाची के ऊपर बिगड़ रही हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मीन्स उद्धार। तो रामी की चाची कहती हैं कि अगर आप इस समय पर दया नहीं करोगे तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, उसका उद्धार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ऐसा कहकर दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने कहा कि बेचारी गरीब है, वह कभी आपके पैसों को वापस कर देगी। चल चल, चला है समझाने। तो दादी माँ उन्हें क्या कहती हैं कि यह बड़ों की बातें हैं, तुम बड़े आए मुझे समझाने वाले। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो लेखक लगभग इस बात को भूल ही गए थे, लेकिन एक दिन रास्ते में जाते हुए उन्हें रामी की चाची मिली और वह दादी को ब्लेसिंग्स दे रही थी। तो लेखक ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारी दादी कल आई थी और उन्होंने पीछे का सारा पैसा माफ़ कर दिया और उनकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये का नोट भी दिया। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा,
वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अभिनय मीन्स नाटक, कथा मीन्स कहानी और दालान मीन्स आंगन, आपत्ति मीन्स विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से ना हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। मीन्स मुक्ति, हमें मुक्ति मिल जाती, हम बच जाते। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। लेखक की दादी जी को यह संसार धोखा सा लगता था, क्योंकि लेखक के दादाजी कहा करते थे कि पहले तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगी, फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। लेकिन उनके दादाजी की अब मृत्यु हो चुकी है। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता मीन्स मशरूम, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मुंह में राम बगल में छुरी एक मुहावरा है, जिसका मतलब यह हुआ कि टू फेस्ड पीपल, टू फेस्ड फ्रेंड। कुछ दोस्त होते हैं जो मुंह के ऊपर आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे दोस्तों ने परिस्थिति को और भी बिगाड़ दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। इसका मतलब है कि लेखक के पिताजी ने उनके दादाजी के श्राद्ध के लिए बहुत सारा खर्चा किया। जो उनका अपना पैसा नहीं था, वह उन्होंने बाहर से किसी से उधार लिया हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी सने कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा।
दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे। माघ हिंदी महीने का नाम है और यह जनवरी में आता है। तो जनवरी के महीनों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो लेखक ने क्या देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। दादी माँ ने गीली धोती पहनी हुई है ठंड के दिनों में और कोने वाले घर में एक संदूक के पास दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। मीन्स वह प्रे कर रही हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जब लेखक ने उन्हें कहा दादी माँ, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण मीन्स प्रेम से भरपूर आंखें। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल चल। तो दादी माँ उसकी बात को टालते हुए कहती हैं कि तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल मैं तुझे खाना देती हूँ। तो लेखक आगे क्या कहते हैं, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब लेखक के पिताजी और उनके बड़े भाई परेशान थे क्योंकि उन्होंने दादाजी का श्राद्ध करने के लिए बाहर से पैसे उठाए थे, बाहर से लोगों से उधार लिया हुआ था, तो वो इस बात को लेकर परेशान थे। तो दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा था कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ ना अभी। तो उन्होंने अपना संदूक खोला और एक सोने का कंगन निकालते हुए कहा कि यह मुझे तुम्हारे दादाजी ने दिया था, लेकिन मैंने इसे कभी भी पहना नहीं, मैंने इसे संभाल कर रखा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इसका मतलब यह हुआ कि बुजुर्ग लोग कुछ ना कुछ अपने बुरे समय के लिए भी बचा कर रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यहाँ पर लेखक ने दादी माँ को शापभ्रष्ट देवी कहा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वह एक देवी के समान थी। शायद उन्हें किसी ने कष्ट किया होगा, तभी वह धरती पर आई होंगी। धुंधली छाया विलीन हो गई मीन्स जो उनके सामने एक धुंधली सी छाया थी वह लुप्त हो गई, मर्ज्ड हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, काफ़ी दिन हो गया है मीन्स दोपहर का समय हो गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। पांखें मीन्स पंख।
हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। उनके हाथ में क्या था? वह पत्र था जिसमें उनकी दादी माँ की मृत्यु का समाचार था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। जो अभी तक हमने पूरे पाठ में पढ़ा, यह सब लेखक की यादें हैं जो उनकी दादी माँ के साथ जुड़ी हुई हैं। वो सब अब लुप्त हो रही थी, मस्ट हो रही थी। आँखों पर विश्वास नहीं होता, उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह बार बार अपने मन से यही पूछ रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या दादी माँ की मृत्यु हो गई है क्या? तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि बड़े बूढ़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उनकी छाया में हम सुरक्षित हैं। हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।